शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। यहां अगले 1 घंटे में हम आपके सभी सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक राय आपको देते हैं। किन स्टॉक्स में आपको एग्जिट करना है, कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज के नए मौके मिलने वाले हैं, सब कुछ अगले 1 घंटे में यहां पर हम आपको बताएंगे। तो आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, लेकिन आपको एक बार तरीका बता देते हैं आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप फोन करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है, तो वहां जाकर भी कमेंट में जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। तो आप अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है फोरम। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले आपका टेक मार्केट पर जानना चाहेंगे। देखिए, सुबह से देख रहे थे हम, नेगेटिव संकेत बन रहे थे और जब ओपनिंग हुई तो काफी गिरावट के साथ हमारे बाजार खुलते हुए नजर आए और अभी भी यहां पर देख सकते हैं भारी गिरावट पर बाजार में कारोबार हो रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। निफ्टी में आप देख सकते हैं करीब 2.25 से 2.5% की गिरावट है, 23,877 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 2000 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट आ गई है, 55,700 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। और लगभग सारे ही शेयर्स, सारे ही सेक्टर्स यहां पर आज चौतरफा बिकवाली नजर आ रही है। इस वक्त आप बाजार की चाल पर क्या राय देगी और आने वाले दिनों की बात करें तो किस तरह की लग रहा है, नेगेटिविटी बनी रहेगी मार्केट में? पहले तो थैंक यू शो पर बुलाने के लिए। और अगर हम पहले निफ्टी की भी बात करें, जो आज का हम देख रहे हैं गिरावट ऑलमोस्ट 2.5% से हम नीचे है। और अभी फिलहाल हम एक नीचे के लेवल पे है, पर एक एक पॉज है, हम बोल सकते हैं रुकावट आई तो है। पर अगर कुछ भी डेवलपमेंट आता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिलेटेड तो हम और भी नीचे देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स टेक्निकली देखा जाए तो 23,450 के पास आ रहा है और ओवरऑल आरएसआई का भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डाउनसाइड है। पर और सेकेंडली अगर हम देखेंगे तो जैसे हम एक निफ्टी देखे तो एक अंडर परफॉर्मर रही है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में। तो उसके कंपैरिजन में भी अगर देखें तो हम ज्यादा करके हम क्रैश नहीं देख सकते, बट हाँ थोड़ा सा और डाउनसाइड प्ले रुक सकते हैं। और सेम बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस थी। और टेक्निकली देखा जाए तो हर वक्त हमने एक 100 वीक मूविंग एवरेज पे 2022 से लेके अभी तक 4 बार हमने वो सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट हुई है 100 वीक मूविंग एवरेज की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 53,500 से लेके 53,400 एक सपोर्ट है, जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से भी मैच करता है और एक 100 वीक मूविंग एवरेज से भी मैच करता है। तो मेरे हिसाब से और भी थोड़ा सा डाउनसाइड है। हमें फिलहाल ऑल पूरा बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी लेवल्स नीचे के रुक सकते हैं, या फिर हम वो तरीका भी अपना सकते हैं कि अभी थोड़ा ले सकते हैं और बाकी का थोड़ा नीचे की जगह रखे और लेने के लिए। बिल्कुल, ये सलाह इंडेक्स पर आती हुई मार्केट पर आपको क्या करना है ये आपको अभी अभी फोरम ने बनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अपने पहले कॉलर को शामिल करेंगे शो में। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो, आपकी आवाज कम आ रही मैडम। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज कम आ रही है। अपना सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे तो। एक तो कंसई नेरोलैक पेंट है जी 200 पीस, 320 रुपए के हिसाब से। ओके। एक वो है आपका एनसीसी है 300 पीस है, वो जो है 320 रुपये है, शायद याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। और एक वो है जी, क्या नाम है, ध्यान कौन सा कंस्ट्रक्शन है, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा अभी। ओके, भूल जाता हूँ ना जी। हाँ, आपने हमें व्हाट्सएप भी किया था, इसलिए केएनआर कंस्ट्रक्शन से। केएनआर कंस्ट्रक्शन। जी जी, तो आपका नजरिया क्या रहेगा राजेंद्र जी? नजरिया ये जी काफी दिन से हो रहे हैं उनको, 2-3 साल से। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अब ये आपको देखो ये कब तक मेरे रेट आएंगे नहीं आएंगे, क्या पोजीशन है, क्या मुझे क्विट करना चाहिए या कोई।
बिल्कुल, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी, आप हमारे साथ बने रहिए। फोरम हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं और इनके पास 3 शेयर्स एक-एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंसाई नेरोलैक के शेयर्स है, 200 शेयर्स बता रहे हैं और 320 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए आज तो यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि चौतरफा बिकवाली बाजार में 183 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। और केएनआर कंस्ट्रक्शंस के भी 200 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 350 ही इनका बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और इसके अलावा एनसीसी के शेयर्स इनके पास 100 और 335 उनका बाइंग प्राइस है। तीनों ही शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या पोजीशन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें इन लेवल्स पर नुकसान हो रहा है, इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुके हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? पहले हम कंसाई नेरोलैक की बात करें। जैसे कि पेंट है और हम क्रूड ऑयल के हिसाब से उसमें और भी हम गिरावट देख रहे हैं काफी दिनों से। तो और उनका अगर फिलहाल अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो भी उसमें ज्यादा करके फिलहाल एक स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे हिसाब से उनको इस लेवल्स पे भी निकल जाना चाहिए क्योंकि 195 का सपोर्ट था, वो भी स्टॉक वहां से भी अभी नीचे गिर चुका है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में से निकल जाइए और कोई आप लार्ज कैप स्टॉक में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कि आपके बैंकिंग में या एचडीएफसी है, आईसीआईसी है या फिर इवन रिलायंस है, एलएनटी है। जो लार्ज कैप स्टॉक्स गिरे हैं उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एक लेवल अच्छी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अभी केएनआर कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे तो काफी गिर चुका है, आपके प्राइस से तो काफी नीचे है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक में से भी स्विच कर देना चाहिए क्योंकि उसमें एक ना ही कोई वॉल्यूम्स दिख रहे हैं और अगर स्टॉक प्राइस नीचे भी गिर रहा है तो उसमें एक बहुत ज्यादा सेलिंग दिख रही है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें से भी निकल जाके वो आप लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दीजिए। और अब एनसीसी है, एनसीसी में अभी प्राइस एक लग रहा है कि यहाँ पे रुक सकता है या फिर 136 के लेवल्स पे वहां पे सपोर्ट ले सकता है। और एक टेक्निकली देखा जाए तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई में। तो मेरे हिसाब से आप एनसीसी में बने रहिए, बाकी के आप नेरोलैक या फिर केएनआर कंस्ट्रक्शन में से निकल जाइए। ठीक है, एनसीसी में आप बने रह सकते हैं, बाकी कंसाई नेरोलैक और केएनआर कंस्ट्रक्शन से आपको एग्जिट की सलाह इन लेवल्स पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें व्हाट्सएप से आ रहा है और यहाँ पर राहुल ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास आईटीसी के शेयर्स है 100 और 322 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर आईटीसी में क्या करना चाहिए, आगे के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। 322 पे इन्होंने खरीदा था और देखिए आज 305 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। पिछले 1 महीने के निचले स्तर पे जाता हुआ 6 महीने के भी निचले स्तर पर चला गया है, 25% से ज़्यादा टूटा है। और देखिए यहाँ पर फोरम लगातार जो खबरें आई थी और उसके बाद शेयर में एक बड़ी गिरावट हमें दिसंबर के बाद देखने को मिली थी क्योंकि 1 फरवरी से यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी और टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन उसके बाद कंपनी ने भी यहाँ पर जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके प्राइस में बढ़ोतरी की थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड अब आईटीसी में नज़र आ रहा है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? इन्हें नुकसान तो हो ही रहा होगा, लेकिन आगे के चार्ट्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं आपको? अभी हम अगर अक्टूबर में बात करें, जो एक रीसेंट हाई बनाया था अराउंड 430 या 435 के आसपास, वहां से भी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है। उनका लेवल अगर 320 के आसपास भी और अभी 305 है तो इतना बुरा नहीं है, पर मेरे हिसाब से उनको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा क्योंकि प्राइस में कोई भी एक रुकावट नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस रखे 297 का और होल्ड करे। कोई भी बाउंस उनके अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो फिलहाल के लिए निकल जाए। थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी आए, थोड़ा सा बाइंग वॉल्यूम आए तो ही वो वापस एंटर करे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की तैयारी में रहे। बाकी का फिलहाल आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल करें क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट भी यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारे पास अनिल रावत जी का है। इनके पास जो शेयर्स है वो IRFC बता रहे हैं, 1000 की क्वांटिटी है शेयर्स की और 115 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? क्या आगे जाकर गिर जाएगा या फिर अभी भी इन्वेस्टेड बने रहे? IRFC देखिए 3 से 3.25% की बड़ी गिरावट है और इनका जो बाइंग प्राइस 115 है, आज 96 पे कारोबार कर रहा है। फोरम IRFC को लेकर क्या सलाह होगी? और पिछले दिनों हमने देखा था कि रेलवे शेयरों में एक बस जरूर
ज़रूर नज़र आया था, लेकिन बजट में भी कुछ खास बातचीत इस पर नहीं हुई और डाउन ट्रेंड्स लगातार काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स में नज़र आया। इन लेवल्स पर IRFC आपको कैसा लग रहा है? अगर IRFC की बात करें तो फिलहाल जैसे आपने कहा कि रेलवे स्टॉक सारे ही काफी प्रेशर में रहे हैं ओवरऑल, और एक अंडर परफॉर्मेंस भी काफी है। लास्ट ईयर कोई परफॉर्मेंस थी, इस साल भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। हमने से एक अपटिक देखा था लास्ट फेब मंथ में, बट उसके बाद वापस वो एक गिरावट कंटिन्यू हुई है। मेरे हिसाब से फिलहाल IRFC में नई एंट्री करना जरूर मतलब अभी नहीं दिख रहा है, पर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड करिए, और 92 या फिर 90 के लेवल्स पे एक सपोर्ट बन रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म है, इसके लिए मैं होल्ड के लिए बोल रही हूँ। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो तो फिर उसमें मेरे हिसाब से और भी डाउन साइड हो सकता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 90 के लेवल्स के नीचे का, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। टेक्निकली 200 वीक का एक सपोर्ट भी है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस रुक सकता है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सलाह आपको फोरम ने दी है। आगे बढ़ेंगे और अमित का हमारे पास सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए, और देखिए बिरला कॉर्प के शेयर्स ये बता रहे हैं 1542 इनका बाइंग प्राइस है और 22 की क्वांटिटी में इन्होंने शेयर्स लेकर रखे हैं और इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। 824 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है, 4.5% की गिरावट है। पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो बिल्कुल निचले स्तरों पर जाता हुआ 35% से ज़्यादा टूटा है बिरला कॉर्प। इसके अलावा इनके पास जुबिलेंट फूड के शेयर है, 615 इनका बाइंग प्राइस है और जो क्वांटिटी ये बता रहे हैं वो 25 की क्वांटिटी है। जुबिलेंट फूड का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए आज यहाँ पर भी गिरावट है, 1.5% से ज़्यादा टूटा है, 483 पे आ गया है। इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, 615 पर इन्होंने खरीद के रखा था। और इनका जो टाइम होराइजन है वो 2 महीने के लिए यानी शॉर्ट टर्म के पीरियड से इस पर सलाह चाहते हैं। बिरला कॉर्प और जुबिलेंट फूड, इन दोनों पर राहुल को अमित को क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? पहले हम बिरला कॉर्प की बात कर ले तो बिरला कॉर्प में एक काफी ही बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम बात करें 2021 में एक 1650 का हाई था और फिर 2024 में 1802 का हाई था। वहां से भी वापस स्टॉक प्राइस 850 840 के आसपास रुका है दोनों फेजेस में, कि अराउंड 2022 2023 में 840 का एक सपोर्ट बना था, और अभी अगर हम 2025 में बात करें तो अराउंड 900 का सपोर्ट था, तो वही एक रेंज में है। फिलहाल स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे तो 825 लेवल्स पे आ चुका है, जो ऑलमोस्ट 2022 के लोज है। तो मेरे हिसाब से उन्हें बहुत अभी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और उन्हें अगर कोई भी 820 का लेवल भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो मेरे हिसाब से उन्हें स्विच कर देना चाहिए। और अगर वो बदले में कोई भी लार्ज कैप ले ले जो थोड़ा सेफ रहेगा, मेरे हिसाब से वही सलाह बनेगी बिरला कॉर्प के लिए। और दूसरा कौन सा स्टॉक है? जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड्स, उसमें भी अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव ट्रेंड ही बन रही है। ऑब्वियसली हम अभी देख रहे हैं कि मार्केट रिएक्शन ही ऐसे है कि सारे नेगेटिव ट्रेंड्स में चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें ये स्टॉक फिलहाल वो होल्ड करे, क्योंकि उसमें एक RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम्स इतने नहीं है जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करे। स्टॉप लॉस बनाए रखिए 445 का, और ऊपर में जैसे ही 560 या फिर 570 के लेवल्स पे जाता है तो मेरे हिसाब से वहां पे आप स्टॉक में से स्विच कर लें। ठीक है, ये सलाह जुबिलेंट फूडवर्क्स और बिरला कॉर्प्स पर आपको आती हुई, तो यहाँ पर आप बिरला कॉर्प और जुबिलेंट पर ये नज़रिया लेकर चल सकते हैं आगे के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, और हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर आपको सही और सटीक राय दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शो में शामिल करते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अजय गुज्जर का सवाल आया है और इनके पास जो 2 शेयर्स है स्पाइसजेट के 5000 शेयर्स है, जो कि इन्होंने आई थिंक 55 रुपये के बाइंग प्राइस पे खरीद के रखा है। उसके अलावा HCC के शेयर्स है 5000 सेम और 35 इनका बाइंग प्राइस है। सबसे पहले स्पाइसजेट की अगर बात करें तो ये
13 रुपये पे आ चुका है और 55 रुपये इनकी खरीदारी थी। इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी नीचे, लगभग आधा हो चुका है। और इसके अलावा HCC पर अगर आप नज़र डालें चार्ट्स में तो यहाँ पर देखिए 35 रुपये इनकी खरीद प्राइस था और आज 15 रुपये पर करीब 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ और पिछले 6 महीनों में और 1 साल की निचले स्तर पर जाता हुआ HCC। दोनों ही शेयर्स में इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है इन लेवल्स पर। फोरम और स्पाइसजेट की बात करें तो यहाँ पर तो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फ्लाइट डिसरप्शंस हुए हैं, गल्फ कंट्रीज़ में फ़्लाइट्स नहीं जा रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और एविएशन हमेशा से थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहता है, खबरों में भी रहता है। तो क्या सलाह होगी अगर स्पेसिफिकली भी आपसे पूछा जाए किसी के पोर्टफोलियो में अगर एविएशन सेक्टर से रिलेटेड कोई शेयर है तो उन्हें भी एक बार आप अपनी राय दीजिएगा। साथ ही स्पाइसजेट पर भी अपनी राय रखिए। 5000 शेयर, 55 बाइंग प्राइस है। इसके अलावा HCC के शेयर्स है 5000 सेम क्वांटिटी और 35 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस से लगभग आधे हो चुके हैं। ठीक है, पहले हम स्पाइसजेट की अगर बात करें तो वो भी डायरेक्टली रिलेशन में आता है कि क्रूड ऑयल से। तो अभी क्रूड ऑयल काफी स्पाइक आ चुका है, तो हमने एविएशन सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका है। सेकेंडली अगर हम अगर USD INR का भी इम्पैक्ट आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल में, जो इनडायरेक्ट एविएशन सेक्टर पे आता है। और ऑफ कोर्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुई है, तो और भी नेगेटिव इम्पैक्ट काफी ही आया है एविएशन सेक्टर पे। स्पाइसजेट की बात करें, उनका प्राइस कॉस्ट प्राइस से अभी फिलहाल आधा हो चुका है और अभी यहाँ से भी डाउनसाइड है ऑलमोस्ट 11 रुपीज की। तो अगर अभी 11 तक ही है तो मेरे हिसाब से उन्हें अभी फिलहाल सिर्फ होल्ड करे, कुछ ना करे। आई थिंक 5000 शेयर्स है, रुक जाइए। जैसे ही थोड़ा सा हमें एक सीज फायर मिलता है या फिर पता चलता है कि हाँ अभी वापस नॉर्मल सी आने के चांसेस है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक रीबाउंड आ सकता है 20 के लेवल्स पे या फिर अराउंड 22 के लेवल्स पे। तो वहां पे आप ये स्टॉक प्राइस को एग्जिट कर दे, मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हैं। और अगर HCC की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी स्टॉक प्राइस आपका काफी गिर चुका है जो आपके परचेज लेवल्स पे थे। तो यहाँ पे भी और भी डाउनसाइड है, जो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल्स 13.6 पे आते हैं। पर ये एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है और मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना बेहतर है। पर ये लेवल्स पे नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, एक 13.4 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और जैसे ही हम थोड़ा रिबाउंड देखते हैं अराउंड 17.4 के लेवल्स पे, वहां पे आप स्विच कर दीजिए इस स्टॉक में से। आप स्पाइसजेट और HCC पर ये सलाह, खास तौर पे आप स्टॉप लॉस का इसमें ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा रीबाउंड आता है वहाँ पर आपको एग्जिट की सलाह फोरम की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। जैदी का हमारे पास सवाल आया है यूट्यूब से और इनके पास जो शेयर्स है वो RBL बैंक के 2000 शेयर्स है और 216 इनका बाइंग प्राइस है। और आज देखिए 295 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही कारोबार कर रहा है RBL। और पिछले 6 महीने में भी देखिए 8% की तेज़ी ही यहाँ पर नज़र आई है और 1 साल का चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए। ऑलमोस्ट 83% से ऊपर जाता हुआ RBL बैंक नज़र आया। किस तरह के चार्ट अब आने वाले दिनों में दिख रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग पर हम देख रहे हैं लगातार दबाव पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रहा है। RBL बैंक में इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आज देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर? RBL बैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवरऑल। अगर हम देखे तो अराउंड 3-4 महीने में एक काफी रेंज में रही है। नीचे के लेवल्स में आप 290 पकड़िए और ऊपर में अराउंड 330। अब वही रेंज में स्टॉक प्राइस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो होल्ड करे जब तक कि लेवल्स अराउंड 279 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर वो लेवल्स के नीचे जाता है तो आप आपकी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या फिर मेरे हिसाब से फिलहाल वो एक अच्छे सपोर्ट जोन में है अराउंड 285 से लेके 300 के लेवल्स पे। तो फिलहाल स्टॉक प्राइस उसी के रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर स्टॉप लॉस लगा के चलिए क्योंकि काफी वोलेटाइल है मार्केट्स, तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। ठीक है, ये सलाह आपको RBL बैंक पर आती हुई लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।
नमस्कार, योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक बार फिर तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हूं और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, बेहद ही आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़, और एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस वक्त। उस नंबर पर आप फ़ोन करके SMS के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, तो वहाँ जाकर भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और एंजल वन की राजेश भोसले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, गिरावट लगातार हावी हो रही है और फिलहाल यहाँ पर बात करें तो करीब 600 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में आ गई है। 23,850 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में भी 2000 के आसपास की गिरावट आप कह सकते हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 2100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त आ गई है। 55,696 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। 55,700 का लेवल भी बैंक निफ्टी यहाँ पर तोड़ चुका है। और लगभग सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स यहाँ पर आज लाल निशान में भारी बिकवाली के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशो देखिए, सिर्फ 321 शेयर इस वक्त हरे निशान में। इसके अलावा 2630 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, लास्ट वीक से ही एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रहा है एंड अभी हम देख रहे हैं कि 24,300 जो एक लास्ट ईयर से एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा था, उसको भी ब्रेक करते हुए हम देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में जो है मार्केट में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। मार्केट्स कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड में भी है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इंट्राडे बाउंस भी देखने को मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी कॉशियस व्यू है। जब तक वापस से की सपोर्ट लेवल, की रेजिस्टेंस लेवल्स वापस से रिक्रॉस नहीं करते, मार्केट थोड़ा सा वीक नोट पे ही रहेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा लॉन्ग्स में थोड़ा सा एग्रेसिव अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई बेस फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये सलाह इंडेक्स पर इस वक्त राजेश जी की आती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। और जो पहला सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए आया है, प्रशांत का सवाल है। और इनके पास जो शेयर्स है वो विप्रो के 2000 शेयर्स है। 219 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और आज देखिए 196 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की रुपए में गिरावट लगातार जारी है। IT शेयर्स थोड़े से हरे निशान में आज, और विप्रो में भी 0.5% की तेज़ी देख सकते हैं आप। जहाँ बाजार में चौतरफा बिकवाली हावी है, वहां पर विप्रो में आप 0.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक दबाव, एक प्रेशर, डाउन ट्रेड IT स्टॉक्स में लगातार बना हुआ है। और ये भी विप्रो देखिए 1 साल के लगभग निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। AI का जो डर है वो यहाँ पर हावी है। विप्रो पर इन लेवल्स पर आप प्रशांत को क्या सलाह देंगे? और एक बार IT सेक्टर पर भी राजेश जी अपना नजरिया रखिएगा, क्योंकि रुपए में लगातार कमजोरी, उसकी वजह से थोड़ा सा रिबाउंड और थोड़ी सी रिकवरी IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप देखें लास्ट वीक से, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बट वहीं पे IT स्पेस में कहीं ना कहीं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आज भी अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा काउंटर जो है एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो का अगर यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि IT इंडेक्स और विप्रो दोनों की सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप विप्रो को अगर आप देखें तो जैन 2024 में अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, 190 के आसपास। एंड वहां से फिर एक शार्प रैली आई थी टुवर्ड्स 250 लेवल्स। तो एज ऑफ नाउ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। ये स्पेस एज अ खुद एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है, ओवरसोल्ड जोन में है। एंड इनका जो खरीदी भाव है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आप देखें तो 190 से 180 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर फर्दर डिप देखने को मिलता है तो वहां पे ऐड भी कर सकता है। एंड बाउंस पे वापस 235 240 लेवल्स आते हैं, तो वहां पे पोजीशंस को एक बार लाइट कीजिए। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए। और लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको विप्रो के लिए बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से आप रखिएगा। ये राय इस वक्त IT स्टॉक्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। ये भी हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू ही आया है। अजय मोदी का सवाल है और इनके पास टाटा टेक के 100 शेयर्स है।
900 इनका बाइंग प्राइस है और आज टाटा टेक पे नजर डालेंगे तो 564 पे कारोबार कर रहा है 2% की गिरावट के साथ। पिछले एक महीने में भी यहाँ पर करीब 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और लगभग 6 महीने और 1 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ डाउन ट्रेंड, लगातार एक करेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। राजेश जी, टाटा टेक आपको चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं और इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, लगभग आधे के करीब हो चुका है टाटा टेक। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर अब आने वाले दिनों में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है? ये देखिए, इंटरेस्टिंग है टाटा टेक। अगर आप देखें तो जब आईपीओ आया था तो ऑफर हुआ था अराउंड 500 के लेवल्स के आसपास, बट एक बम्पर लिस्टिंग हुई थी 1300 के ऊपर की। बट उसके बाद जो है स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे नीचे आ रहा है एंड जो ऑफर प्राइस था अराउंड 500 के आसपास का, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो अभी इन लेवल्स पे मैं सलाह दूंगा कि अभी फिलहाल के लिए एग्जिट मत कीजिए। आपकी हायर लेवल्स की बाइंग है, कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इन लेवल्स पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट वापस बाउंस में 635 ऐसे लेवल्स दिखते हैं तो वहां पे एक बार हमें वापस से रिकॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पे चार्ट्स को रीअसेस करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट को रिटेस्ट करा, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह और जो लेवल्स आते हैं तो वहाँ पर आपको एक बार फिर से रिव्यू करना होगा टाटा टेक पर। ये सलाह बनती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। हमारे पास कुसुम का सवाल आया है और इनके पास एरेडा के शेयर्स है, 500 शेयर्स है और 65 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और हालांकि नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है कि क्या रहेगा। तो 3% की गिरावट आप एरेडा में देख सकते हैं, 113 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है एरेडा, लेकिन पिछले 1 महीने और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर लगातार गिरावट हावी हो रही है। एरेडा पर क्या सलाह होगी राजेश जी इन लेवल्स पर? हालांकि ये प्रॉफिट कमा रही है यहाँ पर और 3% की गिरावट आज के सेशन में यहाँ पर दिख रही है। देखिए, काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की है एंड उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आ गया था 300 के आसपास। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हायर लेवल्स पे ही एग्जिट होना चाहिए था। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव है। तो फिलहाल के लिए मैं सलाह दूंगा कि बाउंस आता है वापस अराउंड 130 के आसपास, तो वहां पे एक बार पोजीशंस को लाइट कीजिए। अभी फिलहाल ओवरसोल्ड में है एंड एक सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है एंड 130 लेवल्स आते हैं तो एक बार एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग जो है रेडा में करना चाहिए। 130 के लेवल्स पे आता है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग उन लेवल्स पर एरेडा में कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया के थ्रू हमें सवाल मिल रहे हैं लगातार और बलवंत का हमें सवाल आया है। मजगांव डॉक के शेयर्स इनके पास और ये बता रहे 151 शेयर्स है, 2700 के प्राइस पर इन्होंने लिया था। जानना चाह रहे कि इन लेवल्स पर क्या स्टेटस आगे के लिए नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर आज 4.5% के आसपास की गिरावट है, 2364 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे है, लेकिन पिछले कुछ दिनों हमने अच्छी तेजी शिप बिल्डिंग शेयर्स में देखी है जहां पर मजगांव डॉक भी काफी बस था। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लगातार हम एक शिप बिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में अच्छी तेजी देख रहे हैं इन दिनों। जी डेफिनेटली लास्ट वीक काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट वीकली चार्ट अगर आप देखें तो प्रिसाइसली अप्रैल 2025 के बॉटम्स के आसपास एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। तो ओवरऑल स्टॉक का जो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है। आज ब्रॉडर मार्केट के साथ करेक्ट किया है, बट एक्सपेक्ट करें कि अगर फर्दर कोई डिप आता है तो डिप में जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। नीचे में अगर आप देखें तो 2200 के आसपास स्टॉक के लिए एक काफी एक अच्छा बेस बन रहा है, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ऐड करेगा। एंड ऑन द हाई साइड पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा अराउंड 2560 का। ये इसका 89 ईएमए है एंड यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही इसे क्रॉस करता है 2550 2600 के लेवल, तो पॉसिबली स्टॉक फर्दर 3000 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल आज करेक्शन मोड में है, बट 2200 के आसपास का सपोर्ट है, होल्ड रखा जा सकता है।
2200 के आसपास का सपोर्ट है तो होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में 3000 तक के लेवल्स भी हो सकता है आपको मस्काओ टॉक में आते हुए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करते हैं। और सोशल मीडिया से जो अगला सवाल हमें मिला है वो पार्थ का सवाल है। पीएनसी इंफ्रा के 600 शेयर्स इन्होंने होल्ड करके रखे हैं 315 के प्राइस से। और पीएनसी इंफ्रा अगर आज स्टॉक पे नज़र डालें तो यहाँ पर आज गिरावट है करीब 4% के आसपास की। 192 के आसपास यहाँ पर कारोबार करता हुआ इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। और पिछले एक महीने का चार्ट अगर हम देखें तो 17% से ज़्यादा टूटा है और 6 महीने में भी करीब 37% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीएनसी इंफ्रा के चार्ट्स आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिहाज से आप इस पर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं बताया है। जी देखिए, फ्राइडे के दिन एक पॉजिटिव ट्रैक्शन था बट फॉलो बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आप सितंबर से ही देखें कि कोई भी जो बाउंसर है तो बाउंस में स्टॉक में सेलिंग आ रहा है एंड अपने 50 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यही व्यू रखूंगा शॉर्ट टर्म में। बाउंस सेल ऑन, मतलब कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। एक मेजर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। तो यही सलाह होगी कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म एक अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। कोई भी अगर बाउंस आता है बैक टुवर्ड्स 220 टू 225 लेवल्स, जो इसका 50 ईएमए है, तो बाउंस में एक बार एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पर पीएनसी इंफ्रा में आपको एग्जिट करने की सलाह राजेश जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो अंकुर का सवाल है। टीसीएस के शेयर्स है 50 और 2000 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। टीसीएस यहाँ पर देखिए अगेन आईटी पैक से एक और स्टॉक मिला है हमें 2526 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है। मतलब इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही है, लेकिन एक अंडर परफॉर्म लगातार आईटी सेक्टर में यहाँ पर नजर आ रहा है। एआई का जो डर माहौल बना हुआ है उसकी वजह से प्रेशर में आईटी स्टॉक्स, वहीं रुपए में जब जब थोड़ी गिरावट आती है तो थोड़ी रिकवरी ज़रूर नज़र आती है। लेकिन आईटी पैक से आज सिर्फ एक ही स्टॉक जो है वो आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, वो है विप्रो। लेकिन टीसीएस यहाँ पर दबाव के साथ कारोबार करता हुआ। राजेश जी, यहाँ पर अंकुर को आप क्या सलाह देंगे? टीसीएस के शेयर्स है इनके पास। जी, टीसीएस में भी सेम व्यू है। सलाह दूंगा अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। अगर फर्दर कोई डिप आता है 2300 के आसपास तो वहां पे इनफैक्ट ऐड भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पास में हमने हिस्टोरिकल साइकिल्स देखे हैं कि जब भी आईटी पैक्स ऐसे 45-50% अपने ऑल टाइम हाई से गिरते हैं तो वहां से स्टॉक में बॉटम आउट होता है एंड फिर वहां से प्रीवियस हाई या फिर एक मेजर रैली भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, बट अगर फर्दर कोई डिप आता है 2300 के आसपास तो वहां पे टीसीएस को ऐड किया जा सकता है। 2300 के आसपास कोई डिप आता है तो वहाँ से आप ऐड करके चल सकते हैं। ये सलाह इस वक्त आपको टीसीएस पे मिलती हुई। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। और चलिए अब एक सेक्टर पर बात कर लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं चौतरफा गिरावट बाजार में हावी हो रही है, लेकिन एक सेक्टर जो बज़ बना हुआ है, जहां पर रैली नज़र आ रही है, तेज़ी नज़र आ रही है, वो है शुगर सेक्टर। यहां पर आज हम देख पा रहे हैं अच्छी तेज़ी है। धम्पुर शुगर्स देखिए यहाँ पर 4 से 4.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। द्वारिकेश में भी करीब 4% की तेज़ी है। श्री रेणुका, कोठारी शुगर्स, डालमिया भारत, सब में आप देख सकते हैं करीब 2 से 3.5% के बीच की अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। राजेश जी, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। जहां पर पूरा बाजार कमज़ोर है वहां पर शुगर शेयर अपनी मिठास बढ़ा रहे हैं और एथेनॉल ब्लेंडिंग की यहाँ पर बातें चल रही है। लगातार 20% मिक्स होगा और वो कब से लागू होता है? आई थिंक अप्रैल से हो सकता है कि वो लागू हो जाए। और कच्चे तेल में जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार उबाल जारी है, इसके अलावा जितनी भी शुगर रिफाइनरीज है इनका जो एक्सपोजर है वो गल्फ कंट्रीज़ में भी है। तो क्या लगता है आपको, इन लेवल्स पर शुगर शेयर्स आपको पसंद आ रहे हैं? क्या कोई पिक होगी इनमें से आपकी? जी डेफिनेटली काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर जो है शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। इनफैक्ट कुछ काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं इन द नियर टर्म के लिए। अगर आप हैवीवेट बलरामपुर चीनी को अगर आप देखें फ्रॉम द शुगर स्पेस, तो डेली चार्ट में कई समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर ब्रेक कर रहा है एंड डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो एक
एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बलरामपुर चीनी में देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली यहाँ से पैटर्न के टारगेट्स अगर आप देखें तो पॉसिबली 540 550 के लेवल्स बलरामपुर चीनी के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बायन डिप की रणनीति रखनी चाहिए, नीचे में 460 के आसपास का एक सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस के जैसा रखना चाहिए, एंड इन द नियर टर्म पॉसिबली 550 लेवल्स तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप रेणुका शुगर अगर आप देखें तो एक 23 रुपए के आसपास जो है एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो एज लॉन्ग 23 के लेवल्स होल्ड रहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहेगा। पहला जो टारगेट होगा वो होगा अराउंड 27.5 का। तो ये दो काउंटर्स काफी अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड बाइंग जो है इस स्पेस में देखने को मिल रहा है। पर दो काउंटर्स शुगर सेक्टर से पसंद आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी पर आप अपनी नज़र रखें, यहाँ पर 550 तक के टारगेट्स आपको नज़र आएंगे। 460 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा रेणुका में भी आप 23 के लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज इन दोनों काउंटर्स पर भी अपनी नज़र बनाकर रखें, बलरामपुर और रेणुका। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अब एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं और राजेश जी से समझ लेते हैं उनकी क्या सलाह होगी। एविएशन सेक्टर लगातार ये खबरों में बना है, जब से यहाँ पर वॉर की खबरें चल रही है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि स्पाइस जेट है, इंटरग्लोब है, एयर इंडिया है, सारी फ्लाइट्स यहाँ पर डिसरप्ट हो रही है। गल्फ कंट्रीज में टेंशन लगातार गहरा रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के प्राइसेस, ऐतिहासिक रैली वहाँ पर भी नज़र आ रही है, जिससे कि काफ़ी मुश्किल इस सेक्टर के लिए हो जाती, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी हमारी कच्चे तेल इम्पोर्ट पर है। क्या इन लेवल्स पर कुछ करना चाहिए? इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट एविएशन में आप कोई सलाह देंगे राजेश जी? जी देखिए, स्पाइस जेट तो हमारा मतलब नॉर्मल वही व्यू रहता है कि अवॉइड कीजिए, एक अंडर परफॉर्मर है, एंड जब मार्केट में स्ट्रेंथ था या कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं थे तभी भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो स्पाइस जेट में तो अवॉइड का ही व्यू दूंगा। इंडिगो अगर आप देखें तो जो अपने बताए इश्यूज है, जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ या फिर जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन या जो इश्यूज है, तो इसके वजह से रिसेंटली वीकनेस देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है ये वीकनेस जो है नियर टर्म में एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर 3800 लेवल्स तक फर्दर स्लिप हो सकता है। 3800 पे स्टॉक्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो काफी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है। वीकली चार्ट्स में भी देखें तो 89 ईएमए है, तो अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, बट अगर यहाँ से फर्दर डिप आता है 3800 के आसपास, तो वहां पे स्टैगर मैनर में इंडिगो को ऐड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ये एक ऑलमोस्ट एक मोनोपोली बिजनेस जैसा है, तो 3800 के आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टैगर मैनर में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिगो पर ये सलाह मिलती हुई और पॉजिटिव आउटलुक इंडिगो के लिए, साथ ही स्पाइस जेट पर यहाँ पर नेगेटिव आउटलुक है। इन लेवल्स पर स्पाइस जेट से आप फिलहाल दूरी बनाकर रखें। चलिए, इसी के साथ राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। आगे बढ़ेंगे और बाजार में इस गिरावट के दौर में क्या करना चाहिए आपको, क्या रणनीति आपको बनाकर चलना चाहिए, और इस सिलसिले में फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट देवीना मेहरा ने ईटी नाउ स्वदेश पर खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं।